बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम डबल कॉलम कैश बुक जो है इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे और प्रॉब्लम नंबर 3 है जो कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 सुहेल अफजल बुक जो है उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो आइए हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सबसे पहले क्या बात कर रहा है वो कहते हैं रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इनटू द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ द फजल कॉर्पोरेशन एंड फाइंड आउट द बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। मतलब आपने उसके एंड पे बैलेंस भी निकालने हैं और उसको रिकॉर्ड भी करना है। अगर हम ट्रांजैक्शंस को देखें तो यहाँ पे 2019 का साल है और उसके बाद सितंबर का मंथ है जिसमें 1 सितंबर, 2nd, 5th, 6th, 10th, 15, 20, 23, 29, 30 एंड 30 इस डेट के ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शंस उसने हमें दे रखी हैं। आगे उसने अमाउंट दे रखी है, हम पढ़ते चले जाएंगे और इसको हम डबल कॉलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक जैसा कि आप जानते हैं बिल्कुल वही है जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक होता है। सिर्फ क्या हुआ है कि इसके अंदर बैंक का जो कॉलम है वो आ गया है। इसके अंदर सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने सिर्फ कैश को देखा था, यानी इस तरफ कैश था रिसीट साइड पे और कैश पेमेंट साइड पे आ जाता था। यहां पे एक कॉलम ऐड हो गया बैंक का, तो ये इसी वजह से डबल कॉलम कहलाती है, यानी कैश और बैंक दोनों आ गए तो हम इसको कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो बाकी चीज़ें उसी तरह डेट, पर्टिकुलर, वाउचर का नंबर, उसके बाद जो लेजर फॉलियो है, कैश, बैंक, ये दो आ गए और यही चीज़ें इस तरफ भी आ जाती हैं। तो 2 कॉलम और ऐड हो गए, तो यानी अगर पहले 10 कॉलम थे तो अब वो 12 कॉलम पे चले गए। ठीक है, तो डबल कॉलम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कैश और बैंक के कॉलम होते हैं इस वजह से, वरना वैसे तो इसके 12 कॉलम है इसके। तो ये है चीज़। आइए अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले वो 1 सितंबर को कह रहा है कि कैश बैलेंस, ये उसका कैश इन हैंड पहले पड़ा हुआ है और मजीद उसमें से कुछ कैश रिसीव हुआ है, कैश कुछ पे हुआ है, उसको हम देखेंगे। कैश इन हैंड है तो ये हमारा बैलेंस ब्राउ डाउन होता है, इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और 1 सितंबर 2019 साल आ गया, उसके बाद 1 सितंबर पे हमने लिख दिया बैलेंस ब्राउ डाउन और ये है जो आपके पास अमाउंट दे रखा है वो 67,700 यानी 67,700 ये हमने डेबिट साइड पे लिख दिया और कैश में लिखा। अब हम गलती क्या करते हैं कि इसका ख्याल रखना है, एक तो ये देखना है कि ये डेबिट साइड पे आना है या क्रेडिट साइड पे आना है। दूसरा फिर ये आपने लिखते वक्त ख्याल रखना है कि कैश का है तो कैश में लिखें, बैंक में बाज़ दफ़ा गलती से लिखा जाता है या बैंक का होता तो हम कैश में लिख देते हैं, ध्यान इधर उधर होता है। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि पहली बात तो ये डिसाइड कर लें कि डेबिट साइड पे आना है या क्रेडिट साइड पे। दूसरी बात ये आप ख्याल रखें कि कैश के कॉलम में लिख रहे हैं तो कैश के कॉलम में ही आप मेक श्योर कि उसको कैश कॉलम में लिख रहे हैं, और बैंक का है तो बैंक कॉलम में आप लिख रहे हैं। गलती हो जाती है कि इधर का उधर तो फिर वो डिफरेंस तो ऑब्वियसली आ जाएगा। तो चीज़ को अंडरस्टैंड भी करना है। अगर हम अंडरस्टैंडिंग में गलती कर दी तो फिर तो हम अपनी तरफ से सही कर रहे होंगे लेकिन वो गलत होगा। अच्छा, अब ये तो हो गया कैश बैलेंस और ये लिख दिया। उसके बाद वो 2 सितंबर जो है उस पर बात कर रहा है कि ओपन अ करंट अकाउंट विद HPL एंड डिपॉजिटेड कैश देयर, और उसमें फिर कैश जमा करा दिया 50,000 रुपये। तो चूंकि कैश जमा कराया तो ये भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा आपके लिए, और ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस है तो ये भी बैलेंस ब्राउ डाउन ही है, लेकिन ये बैंक का है। तो आपने यहाँ डेट लिख दी और बैलेंस ब्राउ डाउन लिख दिया, लेकिन बैंक के कॉलम में लिख दिया और ये 50,000 आ गया। ये तो हो गए इनके बैलेंसेस, यानी इतना इतना पैसा पड़ा हुआ है बैंक में और इतना पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास बिजनेस में। कैश इन हैंड का मतलब है यानी जो बिजनेस में पैसा पड़ा है, और कैश एट बैंक का मतलब है कि ये हमारा ही पैसा है लेकिन बैंक में पड़ा हुआ है। अब इसमें से कुछ पेमेंट हुई है, कुछ रिसीट्स हुई है, वो हम देखते हैं क्या क्या है। यहाँ वो बात कर रहा है 5 सितंबर की ट्रांजेक्शन पे परचेज्ड फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। फर्नीचर खरीदा है और पेमेंट चेक के जरिए की है। अच्छा देखें, जब आपने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर डेबिट होगा। अब चूंकि पेमेंट आपने चेक के जरिए से की है तो बैंक से पैसे कम होंगे, एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो मतलब बैंक यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक से पेमेंट हो रही है तो पेमेंट साइड पे आएगा, मतलब क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे और रेफरेंस किस चीज का आ जाएगा, फर्नीचर का। क्यों? क्योंकि जो डबल कॉलम कैश बुक हम बनाते हैं इसके अंदर बनता बिल्कुल वैसे है जैसे अकाउंट बनता है, लेकिन होता ये जर्नल है, क्योंकि यहां से आगे अकाउंट्स को पोस्टिंग इसी से होती है। इसी वजह से हमें कहते हैं स्पेशल जर्नल है। तो यहां पे फर्नीचर का रेफरेंस आ गया क्रेडिट साइड पे, और इसकी जो रकम है ये हमने बैंक में लिख दी 4,500, ये उसने जो दे रखी है। अच्छा, उसके बाद है जी कैश सेल्स है, तो अब इसमें कैश आपको रिसीव हुआ है और सेल इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेबिट साइड पे लिख दिया, डेट आ गई, और इसको कैश सेल है तो कैश बढ़ा है तो कैश में लिखा ना कि बैंक में, तो कैश पे हमने डेबिट साइड पे लिख दिया, सेल का रेफरेंस आ गया। उसके बाद अगर आप देखें कि नेक्स्ट है तो वो कहता है 10 सितंबर पे रिसीव्ड फ्रॉम शुएब कैश 500 एंड चेक 3,000 एंड डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक। देखें, कैश आपको रिसीव हुआ है शुएब से 500 रुपए का और चेक रिसीव हुआ है 3,000 रुपए का।
अगर खाली यहाँ वो बात करता तो इसका मतलब जब आपको चेक रिसीव होता है तो आप उसको कैश ही ट्रीट करते हो, जब तक वो बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ेगा ना। तो अगर आपको चेक खाली रिसीव हुआ है तो आपने उसको कैश ही ट्रीट करना है। हाँ, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं डिपॉजिट हो गया है बैंक में, इसका मतलब कैश बढ़ा 500 से और बैंक बैलेंस बढ़ा 3000 रुपए से, तो मतलब ये दोनों डेबिट साइड पे आएंगे, लेकिन दोनों में रेफरेंस शुएब का आएगा क्योंकि शुएब से आपको रिसीव हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें शुएब का रेफरेंस दिया है यहाँ पे एक ही डेट के ऊपर, और जो कैश था वो कैश में लिख दिया और जो बैंक था उसको बैंक में यहाँ पर लिख दिया गया 3000 रुपया। तो ये आपको यहाँ समझ लगी होगी बात। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें 15 सितंबर पे, तो वो बात करता है जी कि परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, चीजें खरीदी हैं और पेमेंट चेक के जरिए की है, तो मतलब परचेज किए गुड्स तो परचेजेस टू बैंक होगा क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक से पैसे कटेंगे, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा, परचेजेस का रेफरेंस आएगा लेकिन बैंक के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि बैंक से पेमेंट हुई है। उसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट वाला, तो वो बात कर रहा है यहाँ पे कि रिसीव्ड कैश एज कमीशन, कैश रिसीव हुआ है तो कैश चूंकि रिसीव हुआ है तो इस तरफ आएगा और कमीशन का रेफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास रकम आ गई 600 और चूंकि कैश रिसीव हुआ है तो कैश के कॉलम में इसको लिख दिया। उसके बाद है जी रिसीव्ड कैश इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम खालिद एंड सेंट द कैश इनटू द बैंक, बैंक में पैसे जमा करा दिए तो कैश हुआ रिसीव कैश है, लेकिन चूंकि बैंक में जमा करा दिया तो इसके अंदर खालिद का रेफरेंस आएगा, लेकिन चूंकि कैश बैंक में चला गया तो हम डायरेक्टली अब बैंक में इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ा है। ठीक है, तो इससे ये नहीं कंफ्यूज होना कि अच्छा जी कैश रिसीव हुआ है तो कैश बढ़ा होगा एक बार तो फिर तो उसको यहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं, वो कैश अगर रिकॉर्ड हुआ है तो अगली बार वो पे भी तो हो गया, तो हम ये नहीं करेंगे कि एक बार उसको यहाँ लिखा फिर अगली बार वो पे हो गया तो उसको इधर लिखा और फिर जाके बैंक में लिखा, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है कि मतलब आपको कैश रिसीव हुआ है डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो मतलब कैश में लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कैश आया और कैश चला गया, तो उसको खत्म कर दो इम्पैक्ट को और डायरेक्टली वो रिकॉर्ड करो जहां वो फाइनली गया है। उसके बाद है जी नेक्स्ट आपके पास विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि जो विड्रॉ आ रहा है तो हम बाज़ वक्त विड्रॉ को देखकर ड्राइंग ट्रीट कर लेते हैं, तो विड्रॉन में आपने ये देखना है कि बिजनेस यूज में आ रहा है या पर्सनल यूज में आ रहा है। अगर विड्रॉन फ्रॉम बैंक है फॉर पर्सनल यूज तो ड्राइंग है, अगर विड्रॉन है फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज तो वो ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग का मतलब जो ऑनर का हम ट्रीट कर लेते हैं कि मालिक बिजनेस से पैसे निकलवा रहा है, तो ये ड्राइंग नहीं है। ये आपके पास क्या होगा, कैश कम हुआ बैंक से क्योंकि बैंक से निकले और बिजनेस में पैसा आया, मतलब बिजनेस का कैश बढ़ा और बैंक से जो हमारा कैश बढ़ा था वो कम हो गया, तो इसका मतलब है कि इसको कैश बुक के दोनों तरफ रिकॉर्ड होना चाहिए, इस ट्रांजैक्शन को कैश के दोनों तरफ रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या हुआ, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनती है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, इसी एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मतलब एक बैलेंस बढ़ता है दूसरा कम हो जाता है, यानी कैश जो है अकाउंट जब हम डिपॉजिट कैश डिपॉजिट कराते हैं बैंक में तो उसमें क्या होता है, कैश कम हो जाता है बिजनेस से और बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। जब बैंक से निकलवाते हैं बिजनेस में लाते हैं तो बिजनेस का कैश बढ़ जाता है और बैंक का कम हो जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं, उल्टा है एक दूसरे के। तो यानी अब यहां पर हमें क्या करना है, इसको दोनों तरफ रिकॉर्ड करना है, कैश के बुक की डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे। अब चूंकि आपने यहाँ पे क्या किया, विड्रॉ किए बिजनेस बैंक से, तो बैंक से पैसा कम हुआ तो मतलब बैंक की क्रेडिट साइड पे आएगा लेकिन कैश की डेबिट साइड पे आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट साइड पे आना है लेकिन रेफरेंस किसका आएगा, बैंक का, और अमाउंट किस में लिखी जाएगी, कैश में। अब कंफ्यूजन वाली तो कोई बात नहीं है यहाँ पर ऐसा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि बैंक का रेफरेंस ही आना है क्योंकि कैश बढ़ रहा है, तो कैश में कॉलम में रेफरेंस बैंक का ही आएगा क्योंकि डेबिट हो रहा है लेकिन क्रेडिट का रेफरेंस आना, तो क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा था तो क्रेडिट का रेफरेंस आ गया। इधर आपने यहाँ पर इसको जो अमाउंट लिखनी है 5000 वो ये लिख दी और ये 5000 बैंक में लिखी क्रेडिट साइड पे, लेकिन रेफरेंस किसका आएगा, डेबिट का। डेबिट में कौन था, कैश, तो कैश का रेफरेंस आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया। और ये कॉन्ट्रा एंट्री आप ये देखें, ये 5000 इधर भी रिकॉर्ड हुआ है इधर भी रिकॉर्ड हुआ है, मतलब ये जो वो एंट्री जो कि कैश बुक के दोनों तरफ रिकॉर्ड होती है उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, इस कॉन्ट्रा एंट्री का ना चूंकि पोस्टिंग होती है यहाँ से, क्योंकि ये जर्नल है और लेजर भी है इनफैक्ट, तो अब पोस्टिंग होता है, जैसे सेल है तो सेल अब जिस बुक में आगे लेजर में इसने रिकॉर्ड होना है किसी अकाउंट के अंदर जाके, तो उसका रेफरेंस यहाँ पर आएगा। शुएब अकाउंट है तो ये लेजर में जिस पेज नंबर पर है उस पेज का नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। कमीशन अकाउंट है तो ये लेजर में यहाँ से पोस्ट होना है तो कमीशन का यहाँ पे रेफरेंस लिखा जाएगा, खालिद का रेफरेंस लिखा जाएगा। तो इनके तो होते हैं नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है ना, इसका तो कोई नंबर नहीं होता।
इसके हम नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, पेज नंबर होगा वहां पे जहां पे वो आ रहा है, लेकिन नॉर्मली हम इसके सामने क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। सी का ये मतलब है कि ये एंट्री ही काउंटर एंट्री है जी, ठीक है। इसके साथ बाज़ दफ़ा जो है उसका स्टार डाल के या उसके साथ कुछ नंबर लिख दिया जाता है, लेकिन एनी हाउ ज़्यादा आप इसके लिए सी का वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब सी से मुराद क्या है, काउंटर एंट्री, मतलब इसके सामने भी सी लिख दिया जाएगा और इधर जो 5000 यहाँ कैश है इसके सामने भी यहाँ सी लिख दिया जाएगा। तो सी से क्या मुराद होगा, यानी ये काउंटर एंट्री है। तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है, ये हो गया विड्रॉन। अब पेड सैलरीज है, सैलरी पे की है 7500 की, तो पे की है तो कैश कम हुआ होगा, तो कैश कम हुआ तो क्रेडिट साइड पे आएगा और रेफरेंस आएगा सैलरीज का, डेट आ गई उसी तरह और 7500 आ गया। और उसके बाद लास्ट पे अगर हम देखें तो रेंट पे हुआ है 400 रुपया, ये भी पे हुआ है तो कैश कम हुआ होगा तो रेंट का रेफरेंस आ जाएगा, ये रेंट का रेफरेंस है और कैश की क्रेडिट साइड पे इसको लिख दिया। बस अब ये सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इनका बैलेंस करना है। अब आप कैश के डेबिट का भी आप टोटल कर लें, मतलब ये 67,700 जमा 1,000 जमा 500 जमा 600 जमा 5,000, इसका भी टोटल कर लें और कैश के क्रेडिट का भी टोटल कर लें। इसी तरह आप बैंक के डेबिट का भी टोटल कर लें और बैंक के क्रेडिट का भी टोटल कर लें, फिर इनका डिफरेंस ले लें। लेकिन डिफरेंस लेते वक्त ख्याल रहे कि कैश के डेबिट में से कैश का क्रेडिट माइनस हो रहा हो, ये ना हो कि कैश के डेबिट में से बैंक का क्रेडिट माइनस हो रहा हो और बैंक के डेबिट में से कैश का क्रेडिट माइनस हो रहा हो। तो ये गलतियां होती हैं जो कि बेध्यानी की वजह से होती हैं। ये ना हो कि पूरी बड़ी मेहनत से ध्यान से किया लेकिन एंड पे आके उसका इस तरह बेड़ा करता ना हो जाए। तो ये देखें जी, कैश का आप डेबिट साइड का टोटल करें तो वो बन रहा है 74,800, कैश की क्रेडिट साइड का टोटल करें तो वो बन रहा है 7,900। ये चेक कर लीजिएगा इसको और बैलेंस निकालें तो ये कैश का जो बैलेंस आ रहा है, बैलेंस कैश जो है वो 66,900 रुपये है। यानी ये डेबिट साइड ज़्यादा है तो मतलब ये लिखा क्रेडिट साइड पे जाएगा क्योंकि वो लेसर साइड पे लिखा जाता है, लेकिन बैलेंस ये कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। कैश का वैसे बैलेंस का डेबिट निकलता है या जीरो निकलता है, लेकिन बैंक का डेबिट भी निकल सकता है, क्रेडिट भी निकल सकता है और जीरो भी निकल सकता है। इसके ऊपर पहले बात हो चुकी है, मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद बैंक का डेबिट साइड का टोटल किया तो 53,500 और क्रेडिट साइड का आ रहा है 15,300। डिफरेंस लिया तो 38,200 ये आ रहा है। ये भी चूंकि इसकी डेबिट साइड ज़्यादा तो ये बैलेंस भी डेबिट है, लेकिन लिखेंगे इसको क्रेडिट साइड पे ताकि दोनों साइडों को इक्वल कर दिया जाए। लेसर साइड पे लिखते हैं ना जैसे हम अकाउंट में करते हैं। लो जी, अब हम इसको जब लेसर साइड पे लिखेंगे तो ये भी टोटल बन जाएगा 53,500, ये भी 53,500, इसके नीचे डबल लाइन और इसके नीचे भी डबल लाइन। कैश का भी इसको लिख दिया तो ये 74,800 और ये भी 74,800, इसके नीचे डबल लाइन और इसके नीचे भी डबल लाइन। वर्किंग आपको यहाँ पे शो कर दी गई है, बाकी ओवरऑल ट्रांजेक्शन पढ़ भी दी और इसको हमने यहाँ सॉल्व भी कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी और इसी को अब आप एग्जाम्पल बनाकर आप जो प्रॉब्लम नंबर 2 है उसको सॉल्व करें और जो इसके बाद की भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं उनको वीडियो ज़रूर बनाऊंगा लेकिन उसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, यही इसका सोल्यूशन है। इसके तहत आपने उनको कोशिश करनी है सॉल्व करने की। नहीं जी, ये वीडियो थी। अगर आपको मल्टीमीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर आप डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।